और आइए अब देखते हैं आज न्यूज इन फोकस कौन कौन सी रहेंगी। पूरे शो के दौरान कौन सी वो खबरें हैं जिन पर रहेगा हमारा खास फोकस। सबसे पहले ऑफ कोर्स बात होगी हमारी कवर स्टोरी की। बात करेंगे क्या एआई से वाकई में जॉब नहीं जाएगी। एमआईटी की ये ताज़ा रिपोर्ट है जो कहती है कि एआई आया नौकरी खाया, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। दरअसल एआई से बहुत ही सीमित मात्रा में ही जॉब रिप्लेसमेंट का खतरा है। खासतौर से ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस करने के बारे में जो कहा जाता है एआई के बारे में, वो धारणा गलत है। क्या है एमआईटी की ये पूरी रिपोर्ट बताएंगे आपको आगे। किस प्रकार की जॉब्स के बारे में इस रिपोर्ट में बात किया गया और क्यों कहा जा रहा है कि एआई से ह्यूमन जॉब्स को कोई खतरा नहीं है। इंपॉर्टेंट खबर है, इंपॉर्टेंट रिसर्च है, अपनी तरह की अब तक की अनोखी और पहली वायबिलिटी पर बेस्ड रिसर्च है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना। इसके अलावा आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रचलित प्रवृत्ति की, और जो है रील देखना। आजकल हर किसी को देखिए, आप हम सब रील में घुसे हुए हैं, लेकिन रील देखना आपके लिए कितना घातक हो सकता है, ख़ास तौर से मेंटल हेल्थ के लिए, और ख़ास तौर से उस पर भी अगर आप नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खतरे उसके हो सकते हैं, विस्तार से आपको बताएंगे आगे। एक बड़ी खबर पर आज होगी चर्चा, खास चर्चा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट फोकस हमारा रहेगा, और वो ये कि अब तमाम जो क्लेम्स होंगे मेडिक्लेम वो कैशलेस मिलेंगे। जी हाँ, कैशलेस एवरीवेयर मुहिम को लॉन्च कर दिया गया है। क्या है ये मुहिम? कहीं पर भी जाएंगे, इलाज का खर्चा या कोई भी मेडिकल क्लेम संबंधी खर्चा पूरा कैशलेस होगा। क्या है ये पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। और आखिर में हमेशा की तरह आज भी बताएंगे आपको आपके बजट पे सस्ता शेयर, बजट फ्रेंडली शेयर। बजट से पहले आपके लिए एक खास श्रृंखला जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने शुरू की है, तो आज आपको बताएंगे कौन सा सस्ता शेयर रिकमेंड किया है अनिल सिंघवी ने। और हमेशा की तरह आज का हमारा पोल क्योंकि एआई से जुड़ा हुआ है और एआई की जॉब से खास तौर से जुड़ा हुआ है, इसलिए सीधा सवाल आज भी हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या आपको भी लगता है कि एआई से आपकी नौकरी भी खतरे में है? अगर आपको लगता है कि वाकई में, क्योंकि आजकल हर किसी को लगता है कि उसकी जॉब एआई रिप्लेस कर सकता है, तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि नौकरी को रिप्लेस किया जा सकता है एआई से? तो हाँ या ना में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। और आज एमआईटी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे और आपके जो भी सुझाव राय आएंगे उनको भी शामिल किया जाएगा। हाँ या ना में तो जवाब देना ही आपको। अगर बहुत अच्छा कोई कमेंट आप करते हैं तो उसको भी हम शामिल करेंगे शो में, ये है हमारा वादा। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में वो खबरें जो दिन भर छाई रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। ममता ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और वो अब बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस से उनकी कोई चर्चा हुई ही नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि वो अब भी इंडिया अलायंस का हिस्सा जरूर है, लेकिन चुनाव अकेले लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा बंगाल से गुजर रही है, लेकिन उन्हें इस बारे में बताया तक नहीं गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर कांग्रेस ने कहा है कि टीएमसी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कभी कभी स्पीड ब्रेकर आते हैं, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि सफर से पीछे हट जाए। राहुल गांधी ने भी कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं हो सकती। राहुल ने कहा कि बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा। बंगाल में भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और उसमें सभी पार्टियों का सहयोग होगा। इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब से भी बड़ा झटका मिला। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस से गठबंधन की अटकलों को दरकिनार कर पंजाब में सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। यह खबर पहले ही सामने आ गई थी कि पंजाब संगठन के अकेले चुनाव लड़ने के प्रपोजल को अरविंद केजरीवाल ने भी अप्रूवल दे दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही कई बार सार्वजनिक मंच से यह बात कह चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बहुमत वाली सरकार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार हादसे में आज घायल हो गई। वो बर्धमान में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद कार से राजधानी कोलकाता लौट रही थी। उन्हें हेलीकॉप्टर से लौटना था, लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण उन्हें कार से लौटना पड़ा।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक कार तेज रफ्तार से चल रही थी। रास्ते में ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगा दिया। इससे ममता बनर्जी का सिर शीशे से टकरा गया और उनके माथे पर हल्की चोट आई है। उनके साथ बैठे अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। कर्पूरी ठाकुर की जन्म शती के मौके पर आयोजित रैली में नीतीश कुमार ने उन्हें भारत रत्न दिए जाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए परिवारवाद की राजनीति पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आजकल लोग परिवार के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन कर्पूरी जी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन परिवारवाद की बात को लोग आरजेडी से जोड़कर भी देख रहे हैं। सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को एक जननायक के रूप में याद करते हुए लिखा कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में गरीबों को शिक्षा मुहैया कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम ने लिखा कि मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए भी कई अहम कदम उठाए। डेमोक्रेसी, डिबेट और डिस्कशन तो कर्पूरी जी के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा रहे। पीएम मोदी आज एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल का गणतंत्र दिवस परेड 2 कारणों से खास रहेगी। पहला, कि 75वां गणतंत्र दिवस है, और दूसरा ये कि ये देश की नारी शक्ति को समर्पित है। पीएम मोदी ने वहां मौजूद कैडेट से कहा कि आपकी जनरेशन को जेनजी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी कहूंगा। आप देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर में हुए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है। आज हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद सहमति बनी कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एएसआई ईमेल से रिपोर्ट देने पर आपत्ति जता रही थी, इसलिए दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी लेने पर सहमत हुए। आसान शब्दों में समझा जाए तो ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे में क्या क्या मिला, अब सब सामने आ जाएगा। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से जॉब के खतरे की कहानी आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन एमआईटी की ताजा रिपोर्ट एक नया एंगल लेकर आई है। एमआईटी के मुताबिक इंसानों की बजाय एआई से काम करवाना महंगा पड़ सकता है। ये किफायती नहीं है। सीधा सीधा कहें तो एमआईटी की रिपोर्ट बताती है कि एआई के मुकाबले इंसानों से काम कराना अब भी सस्ता है, इसलिए एआई से नौकरियों पर ज्यादा खतरा नहीं होगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वाकई में क्या एआई से इंसानों की जॉब्स पर कोई खतरा नहीं है। इस रिपोर्ट में जिन जिन पहलुओं का जिक्र किया गया, आकलन किया गया, और पहली दफा है जब एआई की वायबिलिटी को लेकर ये रिसर्च हुई है, इसलिए इसकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कंप्यूटर विजन से जुड़ी हुई जितनी भी जॉब्स हैं उनको खास तौर से फोकस किया गया, और साथ ही साथ इनमें जो लागत आती है उनका आकलन किया गया। इसके बाद टीम ने पाया कि सिर्फ जिनमें कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी एआई का जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें सिर्फ 23% ऐसी जॉब्स हैं जो प्रभावित होंगी, और बाकी जो 77% जॉब्स हैं उन पर कोई खतरा नहीं होगा। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो सिर्फ 23% जॉब्स ही ऐसी थी जिनमें एआई को अगर लगाया गया तो फिर एआई सस्ता पड़ा कंपनीज को। इंसान महंगे पड़ रहे थे 23% जॉब्स में, लेकिन 77% काम ऐसे निकले जिनमें अगर आप इंसानों से काम कराएंगे तो वो किफ़ायती होंगे, लागत कम आएगी, और एआई को अगर लगाते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन, उसका रखरखाव, उसको लंबे समय तक उसकी इंस्टॉलेशन से लेकर पूरा रोल आउट तक जो लागत आ रही थी वो ज़्यादा आ रही थी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर एआई को पूरी तरह से रोल आउट करना है तो शायद ये कारोबारी लिहाज से वायबल नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से शायद ये अच्छा फैसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरह के जॉब्स में लोगों को लगाते हैं, आम इंसान को लगाते हैं, तो फिर वो आपको सस्ता पड़ सकता है। ये एमआईटी की रिपोर्ट है, 45 पेज की रिपोर्ट है, बहुत सारी डिटेलिंग में बात की गई है, लेकिन मोटा मोटा हमने आपको ये बता दिया।
अब जरा इस पर करते हैं खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ अमित दुबे जुड़ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। और मुनीरा लोलीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बिजनेस हेड हैं टीम डीज डिजिटल की। मुनीरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुनीरा जी आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। ये एकदम डिफरेंट सी रिपोर्ट हमारे सामने आ गई और जैसा मैंने कहा कि वायबिलिटी पर पहली बार बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इन्होंने जुटाया है। हाँ, यूएस का पूरा इन्होंने ताना बाना जुटाया है, लेकिन एक कहानी नई आ रही है और उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है जिनको लग रहा था कि उनकी जॉब एआई खा लेगा। आपका आकलन इस रिपोर्ट के बारे में क्या है? देखिए, आज हम देख रहे हैं कि हर जगह यही चर्चा है कि एआई जॉब्स खा लेगा, कितने प्रतिशत जॉब्स जो है वो एआई के आने की वजह से रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां एआई के आने की वजह से काफी सारे जॉब्स के लेऑफ्स होंगे। ये सारी चर्चाएं, ये बातें हम देख रहे हैं। अ, किसी भी तरह का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो हम उपचार कहते हैं आधुनिक तरीके से, वो हमेशा ह्यूमन एफर्ट्स के साथ बैलेंस होता है। हम फैक्स की बात करें, मोबाइल की बात करें, जब फैक्स आया था, पेजर आया था, तभी भी हम देख रहे थे कि इसी तरह के चर्चे हुए थे कि किन चीजों का अभी उल्लेखन नहीं होगा, जरूरत किन क्षेत्रों में नहीं हो पाएगी, क्या मोबाइल इन चीजों को कंप्लीटली आउट ऑफ सेक्टर बना देगा। बट ऐसा हुआ नहीं। आज हम जो है वो इन्हीं सारे चीजों की वजह से इन चीजों को ज्यादा बेहतर बनाने में, इनका रखरखाव करने में, इनका फर्दर उपयोग करने में और जॉब्स क्रिएट हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जो एआई, जो कंप्यूटर विजन की हम बात कर रहे हैं, वो एक सेगमेंट है जो ज्यादातर आप इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग जैसे सेगमेंट में आप सबसे बेहतर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां वॉलमार्ट, अमेजॉन इन जैसी कंपनियां प्रमुख हैं और यूएस में इसका काफी प्रभाव है। ज्यादातर हेल्थ केयर कंपनियों ने भी इनका उपयोग किया है और यहाँ पे ये काम आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ह्यूमन एफर्ट्स की, प्रोडक्टिविटी की, जहां ह्यूमन एफिशिएंसी की, वहां काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसको अभी के लिए कंप्लीटली इंस्टॉल करना या सिर्फ इसी के साथ काम करना महंगा है, फ्लेक्सिबल नहीं है ये मॉडल, आगे वायबल नहीं है। तो इसीलिए एक बैलेंस होना जरूरी है कि किस तरह एब्सोल्युटली। से ह्यूमन इंटरफेस और जो एआई है वो एक जुड़ी हुई उपासना में काम करेगा। ये मेरा एब्सोल्युटली, मानना है। बिल्कुल। यानी कि अब तक जो एफिशिएंसी की बात की जाती थी, प्रोडक्टिविटी की बात की जाती थी, इसमें तो समझ में आता है हमको कि मशीन्स जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, खासतौर से मास स्केल से जो रिलेटेड काम है, जो आपने कहा जहाँ जहाँ पर कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर तो ये बात समझ में आती थी। लेकिन अमित जी, पहली बार एक रिपोर्ट आ रही है, एमआईटी की रिपोर्ट आती है जो साफ तौर पर कह रही है AI is too expensive to replace human jobs। ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पे आज तक शायद हमने भी नहीं सोचा था। नहीं, बिल्कुल। ये एमआईटी की एक रिसर्च थी सर अभी हाल ही में, और उसने कार्बन फुटप्रिंट को लेकर काफी अच्छे एनालिसिस दिए कि जो एआई मॉडल्स हैं वो कितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं और एनवायरनमेंट के लिए कितना इम्पैक्ट होगा, उससे उसकी कॉस्ट एनालिसिस की गई। तो मैं एक आंकड़ा दूं आपको, तो उन्होंने कहा कि यदि एक डेटा सेंटर की तुलना की जाए तो एक डेटा सेंटर रेगुलरली जितना बिजली कंज्यूम करता है उतने 50,000 घर करते हैं अमेरिका। तो ये एक रिलेटिव कंपैरिजन था। उसके बाद कहा गया कि जो एआई को मॉडल ट्रेन करना होता है, एक एवरेज एआई मॉडल यदि ट्रेनिंग के लिए जितना भी एनर्जी लेता है, उससे 6,26,000 पाउंड का कार्बन उत्सर्जन होता है, Oh my जो अपने आप में ह्यूज है। जो यदि मैं कंपेयर करूं तो एक अमेरिकन कार जो एक साल में जनरेट करती है कार्बन, उसका 10 टाइम्स से ज्यादा। अरे तो मतलब ये अमित जी, सीधे सीधे आंकड़े दिए गए। अमित जी एक मिनट, और ये अमित जी जो एक मिनट, एआई, ये तो आपने नया एंगल बता दिया। मतलब ये मैं मिस कर गया एक्चुअल में। ये जो एनवायरमेंटल वाला जो इशू, जो जो एंगल है, ये भी एआई से रिलेटेड चीज है। ये मुझे याद है जब क्रिप्टो क्रिप्टो पूरी दुनिया कर रही थी, माइनिंग माइनिंग कर रही थी, पैसा बनेगा, रातों रात लोग अमीर हो जाएंगे, फिर पता चला कि माइनिंग में कितना डेटा कंज्यूम हो रहा है, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है। चाइना जैसी कंपनी ने फिर, चाइना जैसे देशों ने फिर रोक लगाई इस पर। ये एआई इतना डेटा कंज्यूम कर रहा है, यानी कि एआई एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये बात समझ में आ रही बिल्कुल है? बिल्कुल
बिल्कुल एआई एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, और इसकी बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है एमआईटी की, जिसने एक एक एआई मॉडल, जितने मॉडलिंग एल्गोरिदम अभी हमारे पास हैं एलएलएम को लेकर, हर किसी का कंपैरिजन किया गया है कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस होता है, तब जाके एक एआई मॉडल क्रिएट होता है। तो उसमें एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो रिलेटिवली 30 साल 1000 लोग या 50,000 लोग काम करेंगे, वो भी इतना ज्यादा एनर्जी उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो जो अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट है उसका वो बहुत ज्यादा है। और इस कारण से उसको रोकने की कवायद हुई कि ये देखा जाए कि हर जगह एआई का इस्तेमाल ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि हम अर्थ को बर्डन कर दें और इतना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो जाए या कार्बन उत्सर्जन इतना हो जाए कि हम उसको बैलेंस ही ना कर पाए, और हम एक अनहाइजीनिक सिचुएशन में पहुंच जाए जहां हमारी अर्थ सस्टेन ना कर पाए। तो ये एक सीधा सीधा चैलेंज था जो एमआईटी ने क्रिएट किया, और जितने मॉडल दिए गए हैं वो अभी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। इस वजह से कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो इम्पैक्ट है जो आरओआई का वो बहुत ज्यादा है कि आरओआई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, और शायद रिटर्न उतनी जल्दी नहीं मिलेगा। कि अब हर चीज जो है वो कार्बन उत्सर्जन से कंपेयर की जाती है कि आप कोई भी चीज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इवेंचुअली वो अर्थ पर कितना इम्पैक्ट करेगी। और मेरे ख्याल से ये एक कारण है जिसकी वजह से ह्यूमन जॉब्स जो है सीधे सीधे सारी रिप्लेस नहीं होंगी। लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे, सोचेंगे कि हर जगह एआई यूज करना है क्या। अच्छा, एक चीज और होती है सर, कि एक बार ऐसे एआई मॉडल आपने बना लिया, सपोज आपने ऑटोनोमस कार का एआई मॉडल बना, तो ऐसा नहीं क्या वो बन गया तो आप जिंदगी भर उसको यूज करेंगे। वो लगातार ट्रेन होता रहता है, उसको नया डेटा चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हैं, गाड़ियां भी बदल रही हैं, ऑब्जेक्ट्स बदल रहे हैं, तो वो एक रेगुलर प्रोसेस किसी भी एआई मॉडल की। तो इस वजह से ये जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, ये वन टाइम भी नहीं है, ये लगातार होता रहेगा, और इस वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब्स के लिए। एब्सोल्युटली, ये जॉब्स के लिहाज से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमआईटी की इसी रिपोर्ट में मुनीरा एक और बात बताई गई है कि एआई का जो रोल आउट होगा इन टर्म्स ऑफ जॉब्स वो ग्रेजुअल होगा, वो रातों रात नहीं होगा कि आया और रिप्लेस कर दिया। और ये कह रहे हैं कि जब तक उसका कंप्लीट रोल आउट होता है तब तक जितने जॉब्स जाएंगे उतने या उससे भी ज्यादा शायद नए तरह के जॉब्स जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एआई जॉब्स खा जाएगा, एआई नई तरह की जॉब्स जनरेट भी करेगा। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट हम जो एआई की बात कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो इसका ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हुआ है। साल के शुरुआत में भी काफी सारे लोगों ने अपने न्यूज में कहा कि एआई इस साल इम्प्लीमेंट होगा, एआई इस साल जो है वो थोड़ी और फास्ट पेस में चलेगा। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आप जो किसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, भारत जो है आज हमारा देश है, वो जितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बहुत क्विकली, बहुत तेजी से अडेप्ट किया हुआ है। अब हम इसमें पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है एजुकेशन के फॉर्म में इसको ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट इसको आगे बढ़ा रही है। तो हम इससे पीछे ना हटके हम इसको एम्ब्रेस कर सकते हैं। आज अगर आप देखेंगे, ना केवल सिर्फ आईटी के क्षेत्रों में, बल्कि जो नॉन आईटी क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग आप ले लीजिए, सप्लाई चेन ले लीजिए, हेल्थ केयर जो क्षेत्र है, वेयरहाउसिंग जो क्षेत्र है, ऑटोनॉमस जो एरियाज है, वहां पे सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे एआई की वजह से। जो नए जॉब्स होंगे, जिनकी पढ़ाई की जानी पड़ेगी, जिनकी सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे। तो ये एक सर्कल है, फॉर्मेशन ऑफ सर्कल है, जहां आप एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट करेंगे। तो इस वजह से जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स कम नहीं होगी, जॉब्स रिप्लेस होंगी। मतलब अगर मैं एक किसी रोल में हूं, तो मुझे उस टेक्निक को, मुझे उस एडवांसमेंट को स्टडी करना होगा, उसके साथ आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से मैंने फैक्स ऑपरेट करना सीखा, या मैंने पेजर ऑपरेट करना सीखा, मैंने मोबाइल फोन ऑपरेट करना सीखा, या आज कोई भी ऐसी टेक्निक जो मैंने सीखी है, उसी तरह से हम सबको सीखनी पड़ेगी और उसके साथ हमें चलना पड़ेगा, ताकि हम उसको अडेप्ट करके उसको बेहतर बना सके। देखिए, इंडिया में आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रहा है। 79% के ऊपर हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स है, जबकि हमारा जो सर्विस सेगमेंट है वो अभी भी 28%, 30% के आंकड़े में है। अगर ये बढ़ रहा है, जो कि लास्ट 3 साल में बढ़ा है, मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी आउटफ्लो है, वो सर्विसेज आउटफ्लो बढ़ी है, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो उसको हम आप दरगुजर नहीं कर सकते, वो जरूरी है हमारे लिए, और वो बैलेंस क्रिएट करेगा। एब्सोल्युटली। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीते कुछ समय में बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई जिनमें हमने भी शो किया
गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी कि एआई कुड ऑटोमेट 25% ऑफ द एंटायर लेबर मार्केट इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ये एक इशू था जिस पर हमको लगा कि वाकई में 25% को अगर लेबर मार्केट को ऑटोमेट कर देगा तो बड़ा एक चंक है। मैकेंजी की रिपोर्ट आई थी जो कहती थी कि हाफ ऑफ ऑल वर्क विल बी एआई ड्रिवन बाय 2055। ये इससे डर उत्पन्न हो गया लोगों के मन में कि भाई ये तो अचानक एक बार फिर से ये एआई के पक्ष में झुकी हुई रिपोर्ट है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रिपोर्ट आई, एनवाईयू की आई, प्रिंसटन की आई, जो खास तौर से चैट जीपीटी को लेकर थी, जो कहती थी कि चैट जीपीटी ही इंपैक्ट करेगा 80% ऑफ द जॉब्स। फिर चैलेंजर ग्रेन क्रिसमस की रिपोर्ट भी आई थी कि थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया। इतनी सारी श्रृंखलाएं आई जिसमें हर जगह ये कहा गया। वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट थी जो कहती थी कि लगातार एआई जो है रिप्लेस करता रहेगा, लेकिन वायबिलिटी क्या? अमित जी, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्षमता तो है। देखिए, एआई कभी भी किसी की भी जॉब को रिप्लेस कर सकता है, उसमें क्षमता है, लेकिन वो बिजनेस फ्रेंडली होगा या नहीं, ये फैसला वो कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा लोगों को रखना है या एआई को रखना है, ये इस एंगल से थोड़ा सा आश्वस्त करती है उन लोगों को जो थोड़ा सा डरे हुए हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि कई सारी एल्गोरिदम ऐसी बन रही हैं जो कम से कम डेटा सेट को लेकर एआई मॉडल क्रिएट कर सकें। इस तरह इस पर भी रिसर्च हो रही है और बहुत सारे नए नए मॉडल्स आ भी गए। तो वो जो डर था कि बहुत ज्यादा कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का और बहुत एनर्जी कंजम्पशन है या प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग ज्यादा चाहिए, ये सारी चीजें धीरे धीरे उसके ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी तुरंत नहीं है, ये डेफिनेटली तुरंत नहीं है। तो 5 से 7 साल का होराइजन डेफिनेटली होगा। लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, हर हफ्ते कोई नया मॉडल आ जाता है कि हमने 4 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन किया है, 10 बिलियन पे किया था जो पहले। तो वो सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, एफिशिएंट होती चली जा रही है। इसमें गूगल ने मॉडल भी दिया है जिसको 4M मॉडल बोलते हैं। गूगल कहता है कि कभी भी, और इसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट रेगुलेशंस की भी जरूरत है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क नहीं आएगा लोग अननेसेसरी इनएफिशिएंट तरीके से एआई यूज करेंगे, एआई को ट्रेन करेंगे और उसका जो कंट्रोल है हाथ से निकल जाएगा। मेरे ख्याल से उसके लिए कि आप किस तरह से कौन सी एल्गोरिथम यूज करें, इनएफिशिएंट ना हो, आपको क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग करें, इस तरह के जो गाइडलाइंस है मेरे ख्याल से वो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो 4M मॉडल है गूगल का, वो कहता है कि आप ये गाइडलाइन हमारी फॉलो करेंगे तो आप 100x से लेकर 1000x तक एफिशिएंट हो सकते हैं किसी भी एआई मॉडल को ट्रेन करने। तो इस तरह की चीजें और भी हो रही हैं। मेरे ख्याल से ये गैप बहुत ज्यादा होगा नहीं, और ये जो डर है वो जरूर डर है। हाँ, जो हम सोच रहे हैं कि स्लोली चेंज होगा। पहले वो वाली जॉब जाएंगी जो बिल्कुल ऑटोमेशन जिनका की एआई के थ्रू हो सकता है, जो ड्राफ्टिंग की जॉब्स हैं या जो कॉल सेंटर्स वाली जॉब्स थी या जितने भी ऐसी चीज हैं जिसमें कि मेमोरी बेस्ड डिसीजंस होते थे, वो सारी जॉब्स मेरे ख्याल से स्टेक पर हैं। लेकिन बाकी जो स्लोली मूवमेंट होगा अधिकतर जो दूसरे हाई एंड जॉब्स का, वो मेरे ख्याल से 5 से 7 साल का होराइजन है हमारे पास, और उसके बाद वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, अभी तुरंत नहीं। और उसमें भी, उस बीच में कुछ नई जॉब्स भी जनरेट होंगी, जैसा हम बात भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो इनकी जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि साहब रिटेल, हेल्थ केयर और रियल एस्टेट, रिटेल सेक्टर और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स हैं जहां पर ऑटोमेशन बहुत तेजी से होगा, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऑटोमेशन बहुत सीमित होगा। अगर भारत की आप बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिहाज से? सबसे बड़ा क्षेत्र जॉब देने वाला रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन है, और यहां पर ऑटोमेशन बहुत लाएगा। तो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा डिसरप्शन नहीं आएगा एआई के आने से। बहरहाल, पोल आ गया है। हमने आज अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या उनको भी लगता है कि उनकी जॉब भी एआई की वजह से खतरे में है। तो देखिए, डर जो है ये स्क्रीन पर दिख रहा है हाँ के रूप में। हाँ कहने वाले हैं 58%। सबको लगता है कि उनकी जॉब खतरे में है एआई की वजह से। नहीं जो कह रहे हैं, जो कॉन्फिडेंट है कि नहीं रिप्लेस नहीं करेगा, वो हैं 42% लोग। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स भी आए हैं, सबको तो हम ले नहीं पाएंगे, लेकिन कई लोग हैं जो कह रहे हैं एआई दो धारी तलवार है, एआई इज़ नॉट सूटेबल इन एवरी सेक्टर। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं और देखकर खुशी होती है कि एआई को लेकर लोग अवेयर भी हैं और अपनी राय भी दे रहे हैं। तो ये था आज का पोल, और उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस पूरे मसले पर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच मुनीरा जी वक्त निकालने के लिए। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।
आइए अब बिजनेस की जो दिन भर खबरें रही हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। कोयले से गैस बनाने के प्रस्ताव यानी कि कोल गैसिफिकेशन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इसके लिए 8,500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को मंजूरी दी है। कोल गैसिफिकेशन के लिए कोल इंडिया और गेल के बीच जॉइंट वेंचर होगा और दोनों कंपनियां मिलकर 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। साथ ही सिंथेटिक नेचुरल गैस में निवेश के लिए BHEL और कोल इंडिया के जॉइंट वेंचर को भी मंजूरी मिल गई है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोल गैसिफिकेशन से प्रदूषण कम होगा। बजाज ऑटो ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 37% बढ़कर 2,042 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की इसी अवधि में कंपनी का प्रॉफिट 1,491 करोड़ रुपए रहा था। सालाना आधार पर कंपनी की आय 9,315 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,114 करोड़ रुपए रही। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी की घरेलू बिक्री 43% बढ़कर 7,78,000 यूनिट रही। आईडी कंपनी टेक महिंद्रा ने भी आज अक्टूबर दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान कंपनी का तिमाही आधार पर कंसोलिडेटेड मुनाफा 494 करोड़ रुपए से बढ़कर 510 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 715 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर कंपनी की आय 12,864 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,101 करोड़ रुपए रही। तीसरी तिमाही में कंपनी ने 38 करोड़ डॉलर की नई डील जीती। इस दौरान तिमाही आधार पर कंपनी ने एट्रिशन रेट 11% से घटाकर 10% कर दिया। टाटा स्टील ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान सालाना आधार पर कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। कंपनी ने इस अवधि में 513 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा दर्ज किया है। पिछले साल की समान तिमाही में टाटा स्टील को 2,224 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। टाटा स्टील को मजबूत घरेलू मांग से यूरोप के बिजनेस में कमजोरी की भरपाई करने में मदद मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च के कारण मजबूत मांग के बीच स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी से स्टील कंपनियों को फायदा हुआ। टीवीएस मोटर्स ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही में अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 68% बढ़कर 593 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 352 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। जी बिजनेस ने इस दौरान 542 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 8,245 करोड़ रुपए रहा। वहीं कंपनी का एबिटा सालाना आधार पर 40% बढ़कर 924 करोड़ रुपए हो गया। सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में अपनी हिस्सेदारी और कम कर दी है। सॉफ्ट बैंक ने पिछले एक महीने में पेटीएम में अपनी 2% हिस्सेदारी घटाई है। इस बिक्री के बाद पेटीएम में सॉफ्ट बैंक की हिस्सेदारी घटकर 5.01% रह गई है। पिछले साल इसकी हिस्सेदारी करीब 7% थी। सॉफ्ट बैंक लगातार भारतीय लिस्टेड स्टार्टअप्स में से अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा है। पेटीएम के अलावा पिछले एक साल में इसके वेंचर कैपिटल फंड ने जोमैटो में अपनी हिस्सेदारी बेची थी। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर एयर इंडिया पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन ने बोइंग B777 एयरक्राफ्ट की कुछ फ्लाइट्स में ऑक्सीजन से जुड़े तय जरूरी नियमों और सुरक्षा मैनुअल का पालन नहीं किया था। कंपनी के ही एक एम्प्लॉय ने इसे लेकर DGCA में शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। पिछले हफ्ते भी DGCA ने कम विजिबिलिटी की स्थिति में फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए पायलटों को जो पायलट हैं उनकी रोस्टरिंग में चूक के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अब बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बड़ी खबर है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने कैशलेस एवरीवेयर नाम से एक मुहिम लॉन्च की है। इस मुहिम के तहत अब पॉलिसी होल्डर्स को हर अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी। जी हां, पहले यह सुविधा तभी मिलती थी जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का अस्पताल से टाई अप होता था। टाई अप नहीं होने पर अस्पताल का बिल जेब से भरना पड़ता था, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल जिसे आप कहते थे, और उसके बाद में क्लेम सेटलमेंट करना पड़ता था। कैशलेस एवरीवेयर सुविधा के लिए पॉलिसी होल्डर्स को अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम 48 घंटे पहले ये बताना होगा। और ये भी आपको बता दें कि जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर कैशलेस एवरीवेयर की सुविधा लॉन्च कर रही हैं।
और इस कैशलेस मुहिम को लॉन्च करते वक्त जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के चेयरमैन तपन सिंघल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की ओर से पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बड़ी और राहत देने वाली खबर आ रही है और मेरे साथ है इस समय मिस्टर तपन सिंघल जो कि है चेयरमैन जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के। सर जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी क्या बड़ी खबर है जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल पॉलिसी होल्डर्स को राहत देने की बात कर रही है? देखिए, एक तो जो एक एंडेवर है, पहला ये है कि जो भी पॉलिसी होल्डर हैं, कस्टमर हैं, हाउ कैन यू मेक थिंग्स ईजियर फॉर देम, हाउ कैन यू मेक इट सीमलेस। तो एक एक करके उसकी जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। आई थिंक जो हमारे रेगुलेटर हैं, दे आल्सो टेकिंग वेरी प्रोएक्टिव स्टेप्स टू इंश्योर दैट ट्रांसपेरेंसी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, लास्ट माइल एंड द वेलबींग ऑफ पीपल कैन बी टेकन केयर ऑफ। एक समस्या ये थी कि कैशलेस जो है, अगर मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी के साथ बीमा कराया है तो कैशलेस जो उस कंपनी की जो हॉस्पिटल नेटवर्क है वहीं तक सीमित होती थी। अब एज अ कस्टमर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे आपके पास उस कंपनी का जो नेटवर्क है वहाँ पे नहीं है तो कैशलेस आपके लिए मुश्किल हो जाता था। तो एक प्रोसेस में दिक्कत, अचानक उतना पैसा कहाँ से आप लेके आओ, फिर बाद में जाकर रीइंबर्समेंट होगा। तो एक एंडेवर था कि हाउ कैन वी मेक कैशलेस फॉर ऑल, मतलब नो, तो कैसे जो पूरी कंपनियाँ हैं, हाउ कैन वी गेट टुगेदर टू मेक अ डिफरेंस टू द कस्टमर। एंड अभी बहुत सारी सीरीज ऑफ स्टेप्स ऐसे आएंगी। तो पहला स्टेप ने कहा कि क्यों नहीं जितनी भी कंपनियों के जो हॉस्पिटल नेटवर्क है, वाई कांट दैट बी मेड इनटू कॉमन पूल, नो, एक कॉमन पूल बना लिया जाए जितनी भी कंपनियों ने टाई अप किया। अब एक कस्टमर है, चाहे उसका बीमा किसी भी कंपनी से हो, अगर हॉस्पिटल जाता है और उस हॉस्पिटल नेटवर्क किसी और कंपनी का भी हो तो उसको वहाँ कैशलेस मिल सके। तो एक अचानक देखिए एक बहुत बड़ा दायरा खुल जाता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको अपफ्रंट जाके वहाँ पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कैशलेस उसके लिए ना वहाँ पे काम करता है करके। तो ये पहला स्टेप है। बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग, प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के साथ मिलकर बना रहे हैं जिसमें सब कंपनियां नेटवर्क पे ना अपना API से इंटीग्रेट करेंगी, हॉस्पिटल इंटीग्रेट करेंगी, तो एकदम सीमलेस स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस होगा। तो आप एक एक करके आप बहुत सारे स्टेप्स देखेंगे काउंसिल की तरफ से, जहाँ पूरी कंपनियां एक साथ मिल के एक कस्टमर के लिए व्हाट कैन बी डन टू मेक इट वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी गुड फॉर देम एंड सीमलेस फॉर देम। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गिरधर ज्ञानी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं AHPI यानी कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्ञानी आपका हमारे शो पर। सर, कैसा लगा आपको ये फैसला? सर शायद आप म्यूट पर हैं। हाँ, हम सब जानते हैं कि जो आज की सरकार है उसकी एक पॉलिसी है कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इस देश में लागू की जाए और इसका हम बहुत अच्छी तरह से समर्थन करते हैं। एक्चुअली हमारी एसोसिएशन के करीब 21,000 हॉस्पिटल मेंबर हैं और हम सब तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को कैसे लागू किया जाए। आज के तारीख में अगर आप मेरे से पूछें तो आयुष्मान भारत, हालांकि इसकी 40% पॉपुलेशन कवर होती है इसके अंतर्गत, लेकिन एक्चुअल जो कार्ड इशू हुए हैं वो शायद 50% जनता को ही इशू हुए हैं। उसके अलावा देखिए हमारे पास करीब प्राइवेट इंश्योरेंस इस समय जो है करीब 20% पॉपुलेशन इसके अंडर में आ चुकी है, उसको हमें बढ़ाना है। और इसी तरह से CGHS, ECHS, ये तमाम स्कीमें भी हैं। अगर हम सबको जोड़ दें तो थियोरेटिकली 70% आबादी के पास ये सुविधा है और इसको अभी 80 और 90% ले जाने के लिए ये जो मुहिम लागू की जा रही है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। ओके, आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस फॉर ऑल के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा सर? हाँ, देखिए ऑल का मतलब ये है कि हेल्थ फॉर ऑल ये नहीं है। देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी चाहिए ना आपके पास। अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तभी तो आप जा पाएंगे किसी भी जगह। ये जो देखिए हमें इसके बारे में, क्योंकि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ हम काम करते हैं बहुत ही क्लोजली, तो ये जो जनरल IRDA और जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी है हमारी, उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज बनाया है। मैं आपको जानकारी दे दूं, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। इस क्लेम एक्सचेंज जो हमारा एक्सचेंज बना है, इससे ये हो जाएगा कि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सब जगह। एक तो बट सर मैं आपका एक नजरिया में आपका ये समझना चाह रहा था, कैशलेस ट्रीटमेंट सर सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है एवरी हॉस्पिटल में, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा सर कि इंश्योरेंस कंपनी को एक बहाना मिल जाएगा अपना इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने से, क्योंकि वो भी तो कहेंगे कि साहब हमारा हायर रिस्क हो रहा है, बड़ा लार्जर और मोर डाइवर्स पूल ऑफ हॉस्पिटल्स एंड पेशेंट्स आ रहा है, हमारे भी तो खर्चे बढ़ रहे हैं।
नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हर एक आदमी जिसकी प्रीमियम पॉलिसी वो भर रहा है पैसा, उसी को तो वो बेनिफिट आप दे रहे हैं ना, इंश्योरेंस कंपनीज। इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल की एक रादर शिकायत है जो मैं इस समय यहाँ लाना चाहूंगा जी। कि हॉस्पिटल इस बारे में वरीड है कि ऐसा न हो कि ये इंश्योरेंस कंपनी एक तरह से कार्टलाइजेशन करें और ऐसे रेट फिक्स करें रिम्बर्समेंट के जिससे हॉस्पिटल को परेशानी हो। तो इसमें हम लोग जीआईसी के साथ अपने वार्तालाप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हम निश्चित कर रहे हैं। प्रॉब्लम पता क्या होगी, मान लीजिए पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है और किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ने लड़े से अपोलो के साथ टाई अप किया हुआ है और उसके रेट्स अलग हैं। उसके बाद छोटे अस्पताल के साथ टाई अप किया हुआ है, उसके रेट्स अलग हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए मरीज की जो पॉलिसी है वो उस इंश्योरेंस कंपनी की है जो छोटे अस्पताल के साथ टाई अप किया हुआ है और वो मरीज अभी बड़े अस्पताल में चला जाता है जिसके रेट हाई है। तो इंश्योरेंस कंपनी के सामने ये समस्या हो सकती है, या वो ये कहेगी कि हम तो आपको रिम्बर्समेंट उसी कम रेट पे देंगे। तो ये एक अभी भी एक क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने उठाया सर क्विकली। छोटे हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम ये आती है लोगों को कि अगर उनका क्लेम, अगर वो इम्पैनल्ड भी है और छोटा हॉस्पिटल है, अभी दिक्कत आती है अप्रूवल्स की। हॉस्पिटल्स कहते थे सब जब अप्रूवल आएगा तब हम आपको कैशलेस करेंगे, अभी तो आपको जेब से देना पड़ेगा। तो सर ये प्रोसेस कहीं ठीक होगी कभी? देखिए, इसके लिए हमने बहुत एक मुहिम चलाई है हॉस्पिटल के साथ मिलके कि हम जो प्री अप्रूवल लेते हैं ना, उसको प्रोसेस को हमने अभी एफिशिएंट बनाया है और कोशिश करते हैं कि हम अगर मरीज हमारा अगले दिन डिस्चार्ज होना है तो रात के समय ही सारी पेपर वर्क कर लिया जाता है और एज फार एज पॉसिबल अर्ली मॉर्निंग हम उसको सबमिट भी कर देते हैं, सो दैट पेशेंट जो है 2-3 घंटे में डिस्चार्ज हो जाए। जो आज की तारीख में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं बेचारे पेशेंट को डिस्चार्ज होने में। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें आपको दोनों का सहयोग चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी जो हम टीपीए कहते हैं, थर्ड पार्टी जो हमारी एजेंसी बीच में होती है, बिल्कुल सर, ये एक इंपॉर्टेंट एक कदम है। कैशलेस एवरीवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारे अभी इफ्स एंड बट्स हैं, कन्फ्यूजन्स भी बहुत होंगे। जो को पेमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसको लेकर भी कंफ्यूजन देंगे, लेकिन स्मूथ बने, हमारी यही उम्मीद है। अच्छी पहल है, आगे बढ़नी चाहिए। हॉस्पिटल्स की तरफ से भी इनोवेटिव आइडियाज आने चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज भी दे रही हैं। वेरी गुड। हक असल में जो एक आम मरीज है उसका बना रहे, यही उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्ञानी, आपने वक्त निकाला सर हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम बजट की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। आज नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ मौजूद रहे। बजट तैयार करने की लॉक इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर साल एक हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। हलवा समारोह इस बात का परिचायक होता है कि बजट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसके छपने का काम शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर रील्स को स्क्रॉल करने का चलन बड़ा आम है। हम सब जानते हैं कि ये किस तरह से आदत बन चुका है लोगों की, लेकिन ये आदत जब डूम स्क्रॉलिंग सिंड्रोम में तब्दील हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है, खासतौर से मेंटल हेल्थ के लिए। क्या है ये डूम स्क्रॉलिंग सिंड्रोम, क्या खतरे हैं इसके, देखिए। हाथ में मोबाइल हो या टैब या फिर लैपटॉप, थोड़ा भी समय मिला नहीं कि लोग सोशल मीडिया पर रील देखने में व्यस्त हो जाते हैं। पहली नजर में ये एक सामान्य सी आदत नजर आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार स्क्रॉल करने की ये आदत मेंटल हेल्थ की समस्या बन जाती है। दरअसल इस लत को डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। इसमें व्यक्ति सोशल मीडिया पर रील और नेगेटिव न्यूज कंटेंट के भंवरजाल में फंसकर खुद को मानसिक तौर पर बीमार कर लेता है। चौंकिए नहीं, डूम स्क्रॉलिंग भले ही आपको नई नवेली शब्दावली लग रही हो, लेकिन ये होती है बहुत घातक। दरअसल डूम स्क्रॉलिंग या डूम सर्फिंग की ऐसी लत होती है कि व्यक्ति अधिक से अधिक समय सोशल मीडिया पर रील देखने में बिताता है। जो लोग डूम स्क्रॉल करते हैं वो एक ऐसी बुरी आदत या यूं कहें ऐसे नेगेटिव खबरों के दलदल में फंस जाते हैं कि जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। डूम स्क्रॉलिंग के शिकार लोग नेगेटिव खबरों के आदी हो जाते हैं। आसान शब्दों में समझाएं तो जंग से जुड़ी रील, भूकंप, बाढ़, आग, गोलीबारी से जुड़ी अपराध जगत से जुड़ी रील इन्हें आकर्षित करने का काम करती है। डूम स्क्रॉलिंग के शिकार लोग इन नेगेटिव कंटेंट से बाहर निकलने के बजाय इसके आदी हो जाते हैं। उन खबरों के नकारात्मक पहलुओं पर घंटों सोचते हैं, ऐसी खबरों की तह में जाने की कोशिश करते हैं, ऐसी खबरों के अपडेट पर लगातार नजरें बनाए रखते हैं। ऐसी खबरों को लगातार स्क्रॉल करना इनकी फितरत बन जाती है। डूम स्क्रॉलर
ऐसी नेगेटिव रील्स और कंटेंट की जांच पड़ताल करने पर खुद को बेहतर महसूस करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये एक मानसिक बीमारी है। डूम स्क्रॉलिंग की लत व्यक्ति को अवसाद का शिकार बना सकती है। उनमें घबराहट होने और हार्ट बीट बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। कई बार डूम स्क्रॉलिंग से पीड़ित व्यक्ति को अकेला रहना अच्छा लगने लगता है। एक स्टडी के मुताबिक महिलाओं की तुलना में पुरुषों की डूम स्क्रॉल की भंवरजाल में फंसने की आशंका ज्यादा होती है। वहीं डूम स्क्रॉल की चपेट में आने वाले ज्यादातर लोग यंग अडल्ट होते हैं। इसकी वजह यह है कि यंग अडल्ट सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर ज्यादा अपडेट रहने की कोशिश करते हैं। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? उपाय सरल है। सोशल मीडिया को कम से कम समय दें। जरूरी खबरों से इतर फालतू के रील्स और नेगेटिव खबरों को देखने से बचें। स्क्रॉलिंग टाइम को निर्धारित करें। रात को सोते समय किताबों को पढ़ने की आदत डालें। योग और मेडिटेशन करें। जाहिर है, जब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कम करेंगे तो नेगेटिव रील से सामना भी कम होगा। ये ऐसे सरल उपाय हैं जो डूम स्क्रॉलिंग की लत से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए और अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। नमस्कार।